Good morning, student. Today I am going to start new chapter biomolecule. बायोमोलिक्यूल में सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स नाम से पता चल रहा है कि कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट्स मतलब वाटर, यानी इट इज अ हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी हम लिख सकते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि इट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन. एल्डिहाइड कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा. इसमें बहुत सारे OH ग्रुप भी लगे होंगे, जैसा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज वगैरह में देख रहे हैं. एल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और बहुत सारे अल्कोहल ग्रुप लगे हैं, इसलिए बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी. हाइड्रोक्सी मतलब OH, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन, इनको कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं. नेक्स्ट हम चलते हैं पॉइंट पे, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया जाएगा. पहला ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पर किया जाएगा, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, दैट इज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग टाइप. तो सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस. हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पर तीन तरीके से होते हैं. एक होता है मोनोसैकेराइड्स, एक ओलिगोसैकेराइड्स और एक पॉलीसैकेराइड्स. यहाँ पर हम जो ले रहे हैं वो है मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स. जो मोनोसैकेराइड्स है उससे फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, यानी एक बार उसका हाइड्रोलिसिस हो चुका है, सिंपलर फॉर्म में है, अब उसको अगर हाइड्रोलाइज करवाएंगे तो जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता. ये होगा मोनोसैकेराइड. मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज. ऐसे नेक्स्ट है डाइसैकेराइड्स. डाइसैकेराइड्स, डाई का मतलब ही पता चल रहा है कि जिसमें दो हों, सैकेराइड्स मतलब शुगर. ऐसे सैकेराइड्स या ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलाइज करने के बाद दो मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उन्हें बोलेंगे डाइसैकेराइड. और इनके जो एग्जांपल्स हैं वो है लैक्टोज, माल्टोज और लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ये ऐसे होते हैं, ये दो दो देते हैं. इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स. पॉलीसैकेराइड जो होते हैं उनका जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो वो दो नहीं देते, तीन नहीं देते, बल्कि 10 से ऊपर जाते हैं. मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स अगर प्रोवाइड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कि दे आर पॉलीसैकेराइड्स. ये पॉलीसैकेराइड्स हो जाते हैं. अब हम बात करेंगे जैसे सेलुलोज एंड स्टार्च की बात करें, वही सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं जो मैंने आपको बोला. ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज, ये तीन एग्जाम्पल बनाए गए हैं. ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे है कि एल्डिहाइड यहाँ पर होगा, यहाँ CH2H, 4 लाइन ऐसे होती हैं, ये कायरल कार्बन है. कायरल कार्बन मतलब इस पर चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हैं, चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हैं, चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हैं. तो चारों ग्रुप सब पे डिफरेंट लगे हुए हैं. यहाँ पर OH राइट साइड में होगा, OH, H, OH, OH, इधर OH है तो इधर H होगा, इधर H है तो इधर OH, OH होगा तो H होगा, ऐसे. ये ग्लूकोज हो गया. ग्लूकोज और मैनोज एक जैसे मिलते हैं, बस इस कार्बन पर डिफरेंस है. कार्बन नंबर 1 ये है तो 2 नंबर ये है. 2 नंबर कार्बन केवल डिफरेंट है. यहाँ पर OH राइट हैंड साइड में है और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सब कुछ सेम टू सेम. ऐसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात करें तो ये भी बहुत हद तक मिलता है. इसमें सेकंड कार्बन OH और H लगा है, अगर इस पे कीटोन ग्रुप लगा दें, इतना ग्रुप केवल चेंज कर दिया जाए यहाँ से इस वाले को, तो नीचे वाला पार्ट एकदम सेम है ग्लूकोज जैसा, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है. यानी तीनों कंपाउंड में नीचे वाला पार्ट जो है वो तीनों में सेम टू सेम है. तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान रखना होता है इसमें. इसके बाद हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं एपीमर. एपीमर क्या होता है? एपीमर होता है दो ऐसे कंपाउंड हों, आइसोमर हों, जिनमें एक कायरल कार्बन कम से कम डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन का हो. एपीमर आर टू डाइस्टेरोमर्स हैविंग एट लीस्ट वन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन एट एनी कायरल कार्बन. किसी कायरल कार्बन पर एक डिफरेंट होना चाहिए, एक डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए. तो जैसे हम देखें यहाँ पर ग्लूकोज और मैनोज की बात करें तो ग्लूकोज में ये कार्बन और इसमें ये कार्बन में कॉन्फ़िगरेशन अलग है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है. तो यहाँ पर इसको बोल सकते हैं कि दे आर C2 एपीमर. तो ग्लूकोज एंड मैनोज आर C2 एपीमर बिकॉज, ये बिकॉज है, हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन नंबर 2. कार्बन नंबर 2 पर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है इस वजह से. तो ये हमने पूरा बात कर लिया यहाँ पर एपीमर क्या होता है, और क्लासिफिकेशन की बात कर ली. फर्स्ट सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, दैट इज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स. तो यहाँ पर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करेंगे.
क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में नेक्स्ट होगा रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग sugars and non-reducing. रिड्यूसिंग शुगर्स, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, इनकी हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर कि कौन से रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, कौन से नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। रिड्यूसिंग शुगर्स उसे बोलेंगे जो टॉलरेंस रिएजेंट को या फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर देंगे। दो शुगर्स विच कैन रिड्यूस टॉलरेंस और फेलिंग सोल्यूशन, उनको रिड्यूस कर देंगे, उन्हें रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। कैन रिड्यूस टॉलरेंस और फेलिंग सोल्यूशन। टॉलिन या फेलिंग सोल्यूशन को जो रिड्यूस कर देते हैं उन्हें रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, और जो रिड्यूस ना कर पाए कैन नॉट रिड्यूस, ये रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, और जब रिड्यूस नहीं कर सकते हैं तो इन्हें बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये नॉन रिड्यूसिंग है, ये रिड्यूसिंग शुगर। अब यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स समझेंगे, और क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग, तो इसी से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। सभी मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग शुगर्स होती है, पहली पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है ऑल डाइसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। सभी डाइसैकेराइड भी रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं, एक्सेप्ट, इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है एक्सेप्ट सुक्रोज, सुक्रोज को छोड़कर। जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग की कैटेगरी में आता है। तो सभी डाइसैकेराइड तो रिड्यूसिंग होती हैं, लेकिन सुक्रोज जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है। तो ये दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है ऑल पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो ये 3 पॉइंट हमें ध्यान रखना है। एक 2 पॉइंट और है, वो भी देख लें। अगर किसी कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप है तो कंपाउंड हैविंग CHO ग्रुप आर रिड्यूसिंग शुगर। अगर किसी में एल्डिहाइड ग्रुप है तो रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आएगा। ऐसे एक और पॉइंट है, वो भी देख लें। एक पॉइंट ये है कि अगर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है तो वो भी रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर OH लगा होगा। कीटोन के बगल में ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन आर रिड्यूसिंग, ये रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आएगा। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हेमी एसिटल्स आर रिड्यूसिंग। हेमी एसिटल जो होते हैं वो भी रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, और हेमी एसिटल का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा समझ लेना होता है। हेमी एसिटल का मतलब है इस टाइप का स्ट्रक्चर, एक कार्बन आपको मिलेगा ऐसा, एक कार्बन ऐसा हो जिस पर एक पर O और C ग्रुप लगा हो, OR टाइप में ग्रुप लगा हो। ये OC का मतलब है OR, अल्काइल ग्रुप लगा है। उसी कार्बन पर OH होना चाहिए। फिर से सुनना, एक कार्बन पर OR ग्रुप लगा होना चाहिए, उसी कार्बन पर OH होना चाहिए, और इसी पर एक हाइड्रोजन भी होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो इसको बोलते हैं हेमी एसिटल, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। अगर हेमी एसिटल है तो ये रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में तुरंत आ जाएगा। तो यह हम रिड्यूसिंग शुगर ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे पहचानना होगा इन पॉइंट से। यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, विच वन इज रिड्यूसिंग शुगर, विच वन इज रिड्यूसिंग शुगर। यहाँ पे हमें बताना है कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर ए ले लिया है। एग्जाम्पल में ये है CH3
CH यहाँ पर OR है और OH लगा हुआ है, और B नंबर हमने ले लिया ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 OH, और C हमने ले लिया है ये CH3 CHO, और D हमने ले लिया है ग्लूकोज, E ले लिया है वो है सुक्रोज, और F ले लिया है सेल्यूलोज। ये इतने एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो सबसे पहले ए कैटेगरी जो देखें वो आप देखिए किस में लाई करती है। CH3 है तो C एक कार्बन मिला, इस पर एक हाइड्रोजन भी है, एक OR ग्रुप लगा है और एक OH भी लगा है। बिल्कुल ऐसी एक कार्बन है, इस पर H है, OR ग्रुप लगा है और OH भी लगा है, तो ये हेमी एसिटल है, ये रिड्यूसिंग होगा। ऐसे यहाँ पर देखें तो ये कीटोन के बगल में ये कार्बन अल्फा है और अल्फा पे OH लगा है, तो बोलेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी रिड्यूसिंग शुगर है। ऐसे यहाँ पर देखें केवल एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, और जब एल्डिहाइड होता है तो वो भी रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आता है। कंपाउंड हैविंग CHO ग्रुप आर रिड्यूसिंग। ऐसे ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज मोनोसैकेराइड्स है और मोनोसैकेराइड सभी होते हैं रिड्यूसिंग, तो ये भी हो जाएगा। सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज जो होता है वो डाइसैकेराइड है और डाइसैकेराइड सभी रिड्यूसिंग होते हैं, इसको छोड़कर, यानी ये नहीं होगा। ऐसे सेल्यूलोज भी नहीं होगा क्योंकि सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड है और पॉलीसैकेराइड नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं एफ जी, यहाँ पर CH3 है और यहाँ CH है और यहाँ पे लगा है OCH3 और OCH3 लगा है। इस कंपाउंड को देखें तो हेमी एसिटल जैसा मिल रहा है। हेमी एसिटल की बात करें तो यहाँ पर C पर H तो लगा है, लेकिन यहाँ पर OR और OR लगा है। दोनों OR लगे हैं, OH एक भी नहीं है, और जब OR दोनों हो जाते हैं तो उसे हेमी एसिटल नहीं एसिटल बोलते हैं। ये एसिटल कंपाउंड है, और एसिटल जो है वो नहीं देता, केवल हेमी एसिटल देता है, इसलिए ये भी रिड्यूसिंग नहीं होगा। तो ये हमने बात कर लिया रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर की। बायोमोलिक्यूल में हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे। कार्बोहाइड्रेट में नेक्स्ट जो आता है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6, और ये D फॉर्म में मिलता है, डेक्स्ट्रो फॉर्म में नेचर में मिलता है मेनली। L फॉर्म भी मिलता है, लीवो फॉर्म, जो कि कम अमाउंट में मिलता है। डेक्स्ट्रो फॉर्म मेनली एग्जिस्ट करता है। अगर Br2 वाटर टॉलरेंस रिएजेंट ले लें, अगर ये ग्लूकोज है हमारे पास, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एल्डिहाइड और CHOH CHOH ऐसे लगे हैं, तो ये अगर दोनों रिएजेंट में से कोई भी लेते हैं या फेलिंग सोल्यूशन ले लेते हैं तो ये एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देगा बस, यानी ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप को एसिड में कन्वर्ट कर देगा, बाकी सब कुछ अनचेंज रहेगा। इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड, ये ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। अगर HNO3 ले लें तो HNO3 पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है थोड़ा सा। ये क्या करेगा, इस एल्डिहाइड को तो एसिड बनाएगा ही बनाएगा, साथ ही 1 डिग्री अल्कोहल जो है इसको भी एसिड बना देगा। 2 डिग्री पर फंक्शन नहीं करेगा, ये 2 डिग्री अल्कोहल्स हैं, लेकिन 1 डिग्री और एल्डिहाइड दोनों को एसिड में कन्वर्ट कर देता है, इसे बोलते हैं ग्लूकैरिक एसिड। ये ग्लूकैरिक एसिड है, ये ग्लूकोनिक एसिड है। अगर हम नेक्स्ट सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लें तो सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्डिहाइड को रिड्यूस करके अल्कोहल बना देता था। ये पाई बॉन्ड टूटता था, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाता था, तो बनता था CH2OH बन जाता था। आप चाहे सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लें, चाहे सोडियम इन इथेनॉल ले लें, ये दोनों का फंक्शन सेम टू सेम है, और इसको अल्कोहल बना देगा तो बनेगा CH2H। ऐसे ये भी था CH2H, तो ये बन गया सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल को फॉर्मेशन कर देता है, सभी OH ग्रुप हो जाते हैं। अगर HI फॉस्फोरस ले लें, HI रेड फॉस्फोरस ले लें, तो ये करता क्या है, ये सभी CO बॉन्ड को तोड़ता है और हाइड्रोजन लगा देता है, तो CO बॉन्ड सभी टूट जाएंगे और HH लगता चला जाएगा, तो सब जगह हाइड्रोजन आ जाएगा, तो बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3, ये सब बन जाएगा। N मतलब स्ट्रेट चेन है और 6 कार्बन है तो हेक्सेन, N हेक्सेन का फॉर्मेशन कर लेगा ये। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है हमारे पास, और हम जानते हैं ऑक्सीजन मोर EN है तो इसमें माइनस आएगा और कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा। इसका 1 नंबर कार्बन ये है, ये 2 नंबर कार्बन है, तो ये 1 2,
ये 3, ये 4 और ये 5 नंबर कार्बन। 5 नंबर कार्बन पर जो OH ग्रुप लगा है, ये OH भी टूटेगा दो पार्ट में, H प्लस O माइनस में। H प्लस यहाँ चला जाएगा और O माइनस यहाँ इससे जुड़ जाएगा, तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ पर O और C के बीच में बॉन्ड बनेगा और ये H प्लस लगेगा तो ये बन जाएगा OH। तो यहाँ पर एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। 5 कार्बन तो ये थे, एक ऑक्सीजन भी आ गया, तो 6 मेंबर रिंग बन जाती है। रिंग कुछ ऐसे बनती है, 6 मेंबर्ड और एक ऑक्सीजन बीच में है, 6 मेंबर रिंग है, एक ऑक्सीजन। अब यहाँ पर ये है कि जो O है उसके बगल वाले कार्बन पर जो OH अगर अप साइड में है, ऊपर साइड में है, अबव द प्लेन है, तो उसे बोलते हैं बीटा फॉर्म, और जिसमें ये नीचे के साइड में है उसे बोलते हैं अल्फा फॉर्म। OH अबव है ये, तो उसके बाद ब्लो आएगा, फिर अबव आएगा, फिर ब्लो आएगा, फिर अबव आएगा, ऐसे होता जाता है। ये जैसा है वैसा ही इसको देखना है। यहाँ पर ये केवल ब्लो होगा, बाकी सब कुछ इसी के जैसा सेम टू सेम होगा। ये बीटा फॉर्म है, ये अल्फा फॉर्म है। जो बीटा फॉर्म है उसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है? स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो आइसोमेरिज्म में जब हम डी फॉर्म एल फॉर्म देखते हैं तो कितना प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है, कितने डिग्री रोटेट करता है, उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन कि कितना रोटेट हुआ। तो जो बीटा फॉर्म है वो 18.7 डिग्री रोटेट करता है, लेकिन जो अल्फा फॉर्म है वो 112 डिग्री रोटेट करता है। इसका स्पेसिफिक रोटेशन ज्यादा है, इसका स्पेसिफिक रोटेशन कम होता है। तो ये अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स दो होते हैं, वो हमने पढ़ लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे कि जो अल्फा बीटा फॉर्म है या ग्लूकोज का कोई भी फॉर्म अल्फा बीटा फॉर्म है, उसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर दें उसके प्योर क्रिस्टल को, तो उसमें कौन कौन सी प्रोसेस और होती हैं वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। इस प्रोसेस को यहाँ पे नाम देते हैं म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन की बात करते हैं। तो ग्लूकोज हम देख रहे थे, ग्लूकोज में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं म्यूटा रोटेशन। ये है म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन का मतलब है रोटेशन जो है स्पेसिफिक रोटेशन, उसमें कुछ म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन हो जाता है, चेंजेस आ जाते हैं, तो उसे बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। जैसे हमने ले लिया ये अल्फा फॉर्म, अल्फा फॉर्म लिया है और यहाँ पर मैंने एक बीटा फॉर्म ले लिया है ग्लूकोज का। अगर अल्फा फॉर्म को वाटर में डिसॉल्व किया जाए H2O में, तो एक सोल्यूशन बन जाएगा और ये सोल्यूशन का जो स्पेसिफिक रोटेशन होगा, इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होगा वो होता है 52.7 डिग्री। इसका जो अल्फा फॉर्म है इसका स्पेसिफिक रोटेशन जो था वो 112 था, लेकिन ये रोटेशन चेंज होके इसमें बन जाता है 52.7 डिग्री। ऐसे बीटा फॉर्म का जो स्पेसिफिक रोटेशन था वो 18.7 डिग्री था, ये होना चाहिए, लेकिन जैसे इसको वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं एक सोल्यूशन बनता है, इस सोल्यूशन का स्पेसिफिक रोटेशन फिर से 52.7 डिग्री ही हो जाता है। यानी रोटेशन इतना होना चाहिए लेकिन कांस्टेंट हो जाता है इस पर। ऐसे ये रोटेशन होना चाहिए लेकिन इस पे चला जाता है और रुक जाता है। इसी को बोलते हैं यहाँ पर म्यूटा रोटेशन। रोटेशन में म्यूटेशन हो जाता है, इसे बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। तो हमने म्यूटा रोटेशन यहाँ पे देख लिया। एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना आपको कि कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो म्यूटा रोटेशन को दिखाते हैं। तो जो भी रिड्यूसिंग शुगर अभी हमने पढ़ा था, जितने भी रिड्यूसिंग शुगर हैं वही म्यूटा रोटेशन दिखाते हैं। तो हम यहाँ पे पॉइंट लिख देते हैं, ऑल रिड्यूसिंग शुगर, all reducing sugars are can show म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन को दिखाएंगे। अब जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं कि कौन म्यूटा रोटेशन दिखाएगा कौन नहीं दिखाएगा। तो जैसे हमने ले लिया है ग्लूकोज, सेकेंड है फ्रक्टोज, मैनोज, सुक्रोज, लैक्टोज, 6 नंबर सेल्यूलोज। ये
इसमें से हमें देखना होगा कि कौन से रिड्यूसिंग शुगर है, वही म्यूटा रोटेशन दिखाएंगे। तो ग्लूकोज मोनोसैकेराइड्स है और मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग शुगर होता है और रिड्यूसिंग शुगर होगा तो म्यूटा रोटेशन दिखाएगा। ऐसे फ्रक्टोज की बात करें तो ये भी मोनोसैकेराइड है, ये भी मोनोसैकेराइड्स है, तो सभी मोनोसैकेराइड्स म्यूटा रोटेशन दिखाएंगे। ये दोनों डाइसैकेराइड्स हैं, सेलुलोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। तो सुक्रोज तो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है तो म्यूटा रोटेशन नहीं दिखाएगा, लेकिन लैक्टोज जो है वो डाइसैकेराइड है और डाइसैकेराइड में सभी दिखाते थे, सभी रिड्यूसिंग होते थे सुक्रोज को छोड़कर, तो ये भी रिड्यूसिंग होगा तो म्यूटा रोटेशन दिखाएगा। सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड है और पॉलीसैकेराइड नॉन रिड्यूसिंग है, इसलिए म्यूटा रोटेशन नहीं दिखाएंगे। तो ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है म्यूटा रोटेशन में। नेक्स्ट होगा जो ग्लूकोज में वो है ओसाजोन फॉर्मेशन। ओसाजोन फॉर्मेशन अगर ग्लूकोज की रिएक्शन, ये हमारे पास ग्लूकोज है और ग्लूकोज की रिएक्शन अगर हम किसी भी फिनाइल हाइड्रोजन से करवा दें, ये ग्लूकोज हमारा बना लेते हैं पहले, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज है, और ग्लूकोज की रिएक्शन अगर फिनाइल हाइड्रोजन से करवा दें, ये फिनाइल हाइड्रोजन है, PHNH है और NH2 है, इसके 3 मोल का यूज करना होता है। 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजन ग्लूकोज के 1 मोल के साथ में अगर रिएक्ट करता है तो एक सॉलिड कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है। ये कंपाउंड बनता है ये ऐसे, C डबल बॉन्ड N, NH और PH, और बाकी सब कुछ सेम रहता है इधर। ये बन जाता है। अब ग्लूकोज से बना है तो इसे बोलेंगे ग्लूकोसाजोन। ओसाजोन तो बन गया, इसे बोलेंगे ग्लूकोसाजोन। ग्लूकोसाजोन ये बन जाता है। याद यहाँ पे एक ही पॉइंट केवल रखना है कि फिनाइल हाइड्रोजन का 3 मोल यूज होंगे, इसके 1 मोल यूज होंगे, तो ओसाजोन का फॉर्मेशन कर पाएगा। 2 मोल का यूज नहीं करना, 3 मोल का यूज करना, ये ध्यान रखना है। एक पॉइंट और लिख देता हूं, इसको भी याद रख लेना। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज के ओसाजोन सेम होते हैं, इतना याद रखना है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज हैव सेम ओसाजोन। इनके ओसाजोन जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि ये 2 कार्बन केवल अलग होते थे तीनों में, और ये 2 कार्बन इस पॉइंट पर ऐसे हो जाएंगे और नीचे का सब कुछ सेम ही था, तो ये तीनों का ओसाजोन एक जैसा ही आएगा। इस पॉइंट को याद रखना है। ओसाजोन फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम जो इसमें देखने जा रहे हैं वो थोड़ा सा लिंकेज के बारे में देखेंगे और खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। तो देख लेते हैं लिंकेज। सबसे पहले सुक्रोज जो मिल के बना है वो ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज। इसके बाद आता है माल्टोज। माल्टोज जो बना होता है वो अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज से बना होता है। इसके बाद आता है लैक्टोज। लैक्टोज जो है वो अल्फा गैलेक्टोज प्लस बीटा ग्लूकोज से मिलकर बना है। ये इनके लिंकेज में ये होता है कि ये 2 यूनिट से बना है, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज। इसमें अल्फा ग्लूकोज से बना है और ये अल्फा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज से मिलकर बना है। जो अल्फा ग्लूकोज है इसका C1 कार्बन यहाँ पर होता है और इसका कार्बन C2 से लिंक होता है। इसका C1 कार्बन होता है और इसका C4 कार्बन होता है।
यहाँ भी C1 कार्बन होता है और ये C4 कार्बन से लिंक बनाता है। 1 कार्बन, इसका कार्बन नंबर 1, इसका कार्बन नंबर 4 के बीच में लिंकेज होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और यहाँ पे 1 और 4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, यहाँ 1-2 के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। तो ये लिंकेज है, इस यूनिट को पूरा याद रखना है हमें। ये बायोमोलिक्यूल है ग्लूकोज का पार्ट।